हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो आपके प्रैक्टिस सेशंस हैं वो आपके अब शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। टीचिंग के करते टाइम पे, ड्यूरिंग टीचिंग हम कौन सा टाइप ऑफ इवेल्युएशन करते हैं। अगर आपने मेरी पेड क्लासेस देखी है तो मैंने वहां पे इवेल्युएशन पढ़ाया था। इवेल्युएशन क्या होता है? मूल्यांकन होता है। और इवेल्युएशन के काफी सारे टाइप्स होते हैं, काफी सारे प्रकार होते हैं आपके मूल्यांकन के। ठीक है, तो यहाँ पे उनमें से एक प्रकार के बारे में पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रकार है जो कि हम ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम पे करते हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान हम कौन सा मूल्यांकन करते हैं, समेटिव, इंटीग्रेटिव, फॉर्मेटिव या फिर डायग्नोस्टिक। तो पढ़ाने के दौरान हम करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो हम पढ़ाने के दौरान करते हैं। एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, फॉर समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव हम करते हैं एंड ऑफ द सेशन, जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड में हम करते हैं समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, इंटीग्रेटिव इवेल्युएशन होता ही नहीं है। ठीक है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। एक होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हम जब प्रॉब्लम को हमको देखना होता है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो चीजें नहीं सीख पा रहा है, क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को जांचने के लिए हम करते हैं डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन होते हैं। जहाँ पे आपसे पूछा गया था फॉर्मेटिव कौन सा है, जो कि हम ड्यूरिंग टीचिंग करते हैं, पढ़ाने के दौरान कौन सा करते हैं, वो हम करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचर। अब आपसे पूछा है कि टीचर का ट्रेडिशनल रोल कौन सा नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको ये नॉट वर्ड जो है वो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में लिखा आता है कि इनमें से कौन सा राइट है, इनमें से कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा नॉट है। तो ऐसे वर्ड्स को आपको जरूर से देखना है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर क्वेश्चन आता हुआ भी आप सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हो, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ टीचर। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है। पारंपरिक नहीं है यानी कि ट्रेडिशनल नहीं है, यानी कि वो मॉडर्न है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से समझ सकते हो। तो इनमें से कौन सा मॉडर्न रोल है टीचर का, वो आपको बताना है। सबसे पहला दिया हुआ है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का प्रसार, क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, डिजिटल संसाधनों का निर्माण, रिसोर्स एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन, अनुसंधान और प्रकाशन, और पार्टिसिपेटिंग इन एफडीपीज एंड सेमिनार्स। तो इनमें से कौन सा टीचर का ट्रेडिशनल रोल नहीं है, यानी कि मॉडर्न रोल है। तो मॉडर्न है ना, मॉडर्न एरा में हम डिजिटलाइजेशन का यूज करते हैं, डिजिटल संसाधनों का निर्माण हो रहा है, डिजिटल रिसोर्सेज का काफी ज्यादा क्रिएशन और यूसेज हो रहा है। तो ये आपका आएगा मॉडर्न रोल से। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिशनल नहीं है, ये आपका मॉडर्न है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आपसे काफी सारी इनइक्वालिटीज पूछी गई है, काफी सारी डिफिकल्टीज पूछी गई है, जिसमें से आपको एक डिफिकल्टी चूज करनी है जो कि बच्चा फेस करता है क्वांटिटी एंड फ्रैक्शन के टाइम पे। यानी कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज लर्नर्स हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी एंड फ्रैक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जो लर्नर फेस करता है क्वांटिटी और फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के टाइम पे। निम्नलिखित में से किस अक्षमता के कारण शिक्षार्थियों को मात्रा और भिन्न की अवधारणा को समझने में कठिनाइयां होती है। तो मात्रा और भिन्न यानी कि क्वांटिटी और फ्रैक्शंस को समझने में बच्चे को डिफिकल्टी होती है, उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। अब नाम से समझ में आ रहा है, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, फ्रैक्शंस करने में, मात्रा में, है ना, फ्रैक्शंस करने में, क्वांटिटी निकालने में उसको प्रॉब्लम्स होगी, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो हम बोलते हैं उसको डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है। आपके दो टाइप के लर्नर्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। एक लर्नर्स होते हैं आपके अडोलसेंट लर्नर्स। ठीक है, एक होते हैं आपके पास में अडोलसेंट लर्नर्स, एक होते हैं आपके पास में अडल्ट लर्नर्स। एक होते हैं आपके पास में अडल्ट और एक होते हैं आपके पास में अडोलसेंट लर्नर्स। तो यहाँ पे पूछा है जो अडल्ट लर्नर्स है, जो वयस्क आपके अधिगम करता है, जो वयस्क आपके शिक्षार्थी है, वयस्क बच्चे जो हैं, अडल्ट लर्नर्स जो हैं, उनके बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सी विशेषता उनसे जुड़ी हुई नहीं है। सेल्फ लर्निंग, रोट लर्निंग,
टाइम फ्लेक्सिबिलिटी या फिर सोशल लर्निंग। तो अडल्ट लर्नर्स कौन होंगे? अडल्ट यानी कि वयस्क शिक्षार्थी हैं, वो अडल्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से उनका डेवलपमेंट हो चुका है, वो 20 से 25 साल से बड़े हो चुके हैं, तो वो अडल्ट है। तो क्या वो रोड लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो रट के चीजों को सीखेंगे? नहीं। तो पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, रोड लर्निंग जो है वो आपकी अडल्ट लर्नर्स की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? By which of the following means a teacher establish a good rapport with his or her students? कि भाई किस तरीके से शिक्षा जो आपके है ना टीचर्स हैं, जो आपके शिक्षक है, वो अपने छात्रों के साथ में एक अच्छा संबंध बना सकते हैं, एक अच्छा तालमेल स्थापित कर सकते हैं। रेपोर्ट का मतलब क्या होता है? रेपोर्ट का मतलब होता है रिलेशंस बनाना। तो टीचर इनमें से किन चीजों का यूज करके अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकता है? शोइंग अथॉरिटी इन द क्लास यानी कि कक्षा में अधिकार दिखाकर, इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स बाय हिज और हर नॉलेज एंड स्किल्स यानी कि अपने ज्ञान और कौशल से छात्रों को प्रभावित करके अच्छा रिपोर्ट बनाया जा सकता है क्या? या फिर प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड एंड फैसिलिटेटर विद अ डिजायर टू हेल्प देम, उसकी उम्मीद करने की इच्छा के साथ एक गाइड और फैसिलिटेटर की भूमिका निभाकर, या फिर बिकमिंग अ फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी के मित्र बनकर। तो इनमें से कौन सी चीज का यूज करके टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है, अच्छा तालमेल जो है वो स्थापित कर सकता है? तो क्लास में अथॉरिटी दिखाकर यानी कि अधिकार दिखाकर तो हम कोई भी संबंध अच्छा नहीं बना सकते हैं। बच्चों को इम्प्रेस करके, आपकी नॉलेज से, आपकी स्किल से बच्चों को इम्प्रेस करके तो हम अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से बच्चों को आप अच्छा ज्ञान दे सकते हो, पर उनसे अच्छा संबंध भी बनाया जाए वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स के साथ में गाइड और फैसिलिटेटर बन के हम उनके साथ में अच्छा रोल बना सकते हैं, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर है वो पढ़ा तो रहा ही है साथ में, यानी कि उसका जो टीचिंग का जॉब है वो तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो बच्चों के साथ में एक गाइड की तरह भी है ना उनके साथ में चल रहा है, उनके साथ में एक फैसिलिटेटर के रूप में भी काम कर रहा है। उनको कोई समस्या आ रही है, उनके निजी जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी स्कूल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी जनरल समस्या का अगर वो सामना कर रहे हैं, तो उसको भी वो समाधान ला रहे हैं उसका भी, यानी कि टीचर जो है वो फैसिलिटेटर और गाइड के रूप में भी काम कर रहे हैं, तभी बच्चे के साथ में अच्छा रिपोर्ट जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। और बच्चे के साथ में फ्रेंड बन के भी हम ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। फ्रेंड और गाइड में डिफरेंस होता है। एक तो होता है आपका फ्रेंड, फ्रेंड आपका थोड़ा इनफॉर्मल तरीका हो जाता है रिलेशनशिप बनाने का। गाइड यानी कि वो आपका एक फॉर्मल तरीका है, ठीक है, फॉर्मली वो आपके साथ में अच्छे रिलेशनशिप बना पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर है। उसकी मदद करने की इच्छा के साथ एक गाइड फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना, और इसके आधार पे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ में अच्छा रिपोर्ट यानी कि अच्छा तालमेल स्थापित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी इनकलकेटेड फॉर डेवलपिंग 21st सेंचुरी स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स बाय अ टीचर? एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे विकसित करने की आवश्यकता है? यानी कि टीचर्स को बच्चों में कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करना चाहिए। सिंपल सा ये क्वेश्चन का मतलब है। 21वीं सदी 21st सेंचुरी है ना, ये सब कुछ आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए शब्द दिए जाते हैं ताकि क्वेश्चन को बड़ा बनाया जा सके। बड़ा बनाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हाय राम, मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको पकड़ो, उनको समझो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा है कि टीचर जो है उसको बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स, कौन से कौशल का विकास करना चाहिए? क्रिएटिविटी का, रोड लर्निंग का, क्रिटिकल थिंकिंग का, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, या फिर लर्निंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन का? तो रोड लर्निंग यानी कि रटन विद्या का तो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट टीचर को नहीं करना चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट कर दो। आपका एक ऑप्शन जो है वो चला गया है, ठीक है। फिर सिर्फ बच्चे को एग्जाम के लिए ही पढ़ाना यानी कि लर्निंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ाना ये भी बात एकदम गलत है आपकी कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहे हो। आप उसको जीवन के लिए नहीं पढ़ा रहे हो, आप उसको जीवन का ज्ञान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ उसको इसलिए सिखा रहे हो ताकि एग्जाम में वो बैठे है ना, रट के क्वेश्चंस को याद कर ले, रट के आंसर्स को याद कर ले, एग्जाम में जाकर आंसर्स लिख के आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, दूसरी क्लास में चला जाए, बस आप सिर्फ इसलिए उसको पढ़ा रहे हो। तो ये भी टीचर को बच्चे के अंदर डेवलप नहीं करना चाहिए, तो एलिमिनेट करो ई ऑप्शन को भी। ई भी एलिमिनेट हो गया, बच रहे हैं आपके पास में दो ऑप्शन। यहाँ पे अब क्रिएटिविटी बचता है, क्रिटिकल थिंकिंग बचता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग बचता है, यानी कि तीनों ही जो आपके ऑप्शन है वो सही है। एक टीचर को बच्चे के अंदर रचनात्मकता भी है ना डेवलप करनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी डेवलप करनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच भी डेवलप करनी चाहिए, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि जीवन भर सीखने की जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, जीवन भर सीखने का जो आपका प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तो तीनों ही बातें सही है, यानी कि ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है
वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस के आंसर आसान तरीके से निकाल सकते हो। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहाँ पे अगर आपको टॉपिक नहीं भी आता है तो भी आपको अगर कुछ भी कीवर्ड्स आते हैं तो आप एलिमिनेट करके अपना आंसर आसान तरीके से निकाल सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक आपको आनी चाहिए, और ये कब आएगी, जब आप चीजों की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग इज अ टीचर सेंट्रिक। शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित विधियों में से कौन सा शिक्षक केंद्रित होता है। तो आपके पास में जो टीचिंग के मेथड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है टीचर सेंटर्ड, ठीक है, एक होता है टीचर सेंटर्ड यानी कि शिक्षक केंद्रित, और एक होता है आपका लर्नर सेंटर्ड यानी कि विद्यार्थी केंद्रित। टीचर सेंटर्ड वो मेथड होते हैं जहाँ पे केंद्र बिंदु जो है वो आपका टीचर होता है। टीचर अपने अनुसार बच्चों को पढ़ाता है क्लास के अंदर, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, इससे टीचर को कुछ मतलब नहीं होता है। टीचर को बस पढ़ाना है, वो अपना काम करता है, अपने अनुसार पढ़ाता है और छुट्टी, उसका काम खत्म। लेकिन लर्नर सेंटर्ड आजकल का जो मॉडर्न जमाना है, यहाँ पे हम टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं यूज करते, हम मोस्टली लर्नर सेंटर्ड मेथड यूज करते हैं। लर्नर सेंटर्ड यानी कि जहाँ पे केंद्र बिंदु कौन है, लर्नर है। ठीक है, आपके केंद्र बिंदु कौन है, लर्नर है। लर्नर के अकॉर्डिंग टीचर काम करेगा। टीचर सेंटर में तो टीचर केंद्र बिंदु था, टीचर अपने अनुसार बच्चों को पढ़ाता था, उनको समझ में आए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं समझ में आता है तो उनकी समस्या है, टीचर को इससे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में लर्नर के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना होता है। बच्चे को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर को अपनी अप्रोच बदलनी है, इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है कि उसको समझ में आ जाए। तो ये होता है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, आपका शिक्षक केंद्रित जो विधि है वो कौन सी है वो आपको बतानी है। तो चॉक एंड टॉक, केस स्टडीज है ना, और आपकी एक्टिविटी बेस्ड या फिर फील्ड वर्क, इनमें से कौन सा आपका टीचर सेंटर्ड है। तो एक ही दिख रहा है हमको, चॉक एंड टॉक। पहला वाला है चॉक एंड टॉक, जो है वो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। केस स्टडीज में बच्चे खुद से चीजों को करते हैं और खुद से चीजों को करके सीखते हैं, यहाँ पे टीचर का रोल नहीं होता है। तो जहाँ पे भी टीचर का रोल नहीं होगा, बच्चा एक्टिव होगा, वो आपका लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका क्या है, इसका आंसर नहीं है, पर ऑप्शन नंबर 2 है आपका लर्नर सेंटर्ड। फिर 3 बताया हुआ है गतिविधि आधारित यानी कि एक्टिविटी बेस्ड, बच्चा खुद से एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये भी आपका लर्नर सेंटर्ड हो गया। और 4th है आपका फील्ड वर्क, बच्चा फील्ड में जाके काम कर रहा है, खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीख रहा है, तो ये भी आपका कौन सा है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका टीचर सेंटर्ड है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, एलएमएस के सॉफ्टवेयर के ऊपर आपसे सवाल पूछा है। तो मैं सवाल को समझाने से पहले आपको एलएमएस समझा देती हूँ। एलएमएस होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। एलएमएस की फुल फॉर्म होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपके आजकल का इंटरेक्टिव जमाना है, आजकल का आपका मॉडर्न और आपका है ना, बोल सकते हैं डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो जहाँ पे हम डिजिटलाइजेशन का यूज करते हैं, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए इंटरेक्टिव वीडियोस बनाते हैं, यानी कि ऑनलाइन तरीके से हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको हम एलएमएस के नाम से जान सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बोला है मैंने। एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, जब भी हम ऑनलाइन तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल तरीके से जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इंटरेक्टिव तरीके से, ठीक है, वर्चुअल चीज का यूज कर रहे हैं, इंटरेक्टिव वीडियोस का यूज कर रहे हैं, और इंटरेक्टिव तरीके से ऑनलाइन के आधार पे, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, एलएमएस कहलाता है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। एलएमएस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम किसके लिए यूज में लाते हैं, किसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ऑफलाइन कोर्स के लिए, मैंने अभी बताया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हम इंटरेक्टिव वीडियोस का यूज करते हैं, वर्चुअल तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, यानी कि ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है। तो ये आपका एलिमिनेट कर दो। ठीक है, एलएमएस ऑफलाइन तो हो ही नहीं सकता है, एलिमिनेट कर दो। एडमिशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का है ना एडमिशन लेने के लिए, छात्रों का प्रवेश करवाने के लिए यूज करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसको भी एलिमिनेट कर दो। क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, संस्थागत वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है क्या सॉफ्टवेयर का, ये भी बात एकदम गलत है। लेकिन 4th में बोला है क्रिएटिंग वर्चुअल स्टूडेंट टीचर ग्रुप्स, आभासी छात्र शिक्षक समूह बनाने के लिए, यानी कि वर्चुअल तरीके से एक ग्रुप बनाने के लिए, उस ग्रुप के अंदर ताकि टीचर पढ़ा सके, बच्चे पढ़ाई कर सके और एक इंटरेक्टिव डिस्कशन हो सके। तो वर्चुअल ग्रुप बनाने के लिए हम एलएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और वर्चुअली यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई होती है ऑनलाइन तरीके से, ना कि ऑफलाइन।
ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको हर एक एक टॉपिक को समझते हुए जाना है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस लेकर आई हूँ अभी, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीजों को समझते हुए चलना है। अंडरस्टूड? फोर्थ जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? लर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट पोजेस्ड बाय अ लर्नर। शिक्षार्थी शिक्षण गतिविधि एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षार्थी के पास नहीं होती है? नहीं पूछा है, ध्यान से देखना कि इनमें से कौन सी विशेषता शिक्षार्थी के पास में नहीं होती है या फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक प्रवृत्ति। क्या बच्चे के पास में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है? क्या होता है और होना भी चाहिए, तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। कौन सी नहीं होती है वो पूछी है। ऑलवेज क्यूरियस एंड मोटिवेटेड, यानी कि सीखने के लिए हमेशा वो उत्सुक और प्रेरित रहता है, तो ये तो होनी चाहिए विशेषता, तो ये भी हटा दो। शुड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाट इज लर्न्ड, जो सीखा है उसका अभ्यास करने पर अधिक ध्यान देता है, यानी कि जो भी बच्चे ने सीखा है वो उसको प्रैक्टिस करके, उसको अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से और चीजों को सीख रहा है, तो ये बात भी सही है, यानी कि ये होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए वो पूछा है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। बच्चा कौन सा? जेलसी एंड एंगर, ईर्ष्या और क्रोध, क्या ये बच्चे में होना चाहिए? एक ही नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हम एक और अप्रोच निकाल सकते हैं हमारे आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। वो अप्रोच क्या है? वो ये अप्रोच है कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 या फिर 5, जितने भी आपको आपके सवाल के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं, उन ऑप्शन में से जो भी आपके सबसे अलग ऑप्शंस होंगे वही उसका सही आंसर होगा, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा ना भाई। ऑप्शन तो 4 मिलेंगे आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इन चीजों को आप यूज करके क्वेश्चन में टॉपिक नहीं भी समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो भी आप आंसर इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में 4 दिए हुए हैं। ठीक है, अब चारों में से ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपके पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं, है ना। पहला वाला भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है, अच्छी बात दिखा रहा है। दूसरा वाला भी अच्छी बात बता रहा है, भाई मोटिवेशन होनी चाहिए। तीसरा वाला भी अच्छी बात बता रहा है, लेकिन जो फोर्थ वाला है ये आपका नेगेटिव बात को दिखा रहा है। आंसर एक ही होगा, तो जो अलग है वो सबसे अलग जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। यानी कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे को समझ में नहीं भी आया ये टॉपिक, तो कोई बात नहीं, मेरे को वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से भी, इस अप्रोच को लगा के भी सवालों को सॉल्व कर सकती हूँ। ये तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? टीचर टीच स्टूडेंट इन डिफरेंट वेज, these ways are categorized into 3 levels. Arrange these levels in increasing order of thoughtfulness of और thinking ability। यानी कि सिंपल सा क्या बोला है, जो आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। हिंदी में क्या बोला है? शिक्षक विभिन्न स्तरों में छात्रों को पढ़ाते हैं, इन्हें 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। चरणों को चिंतन या विचार क्षमता के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पे जमाना है लेवल्स ऑफ टीचिंग को। तो 3 लेवल्स होते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक होता है मेमोरी लेवल, ठीक है, एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। बस बढ़ता क्रम हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। मेमोरी लेवल सबसे छोटा होता है, उससे नेक्स्ट लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग और सबसे हाईएस्ट लेवल होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर, समझ वाला स्तर और चिंतनशील स्तर, ये 3 आपके चरण होते हैं टीचिंग के, जिन चरणों के आधार पे टीचिंग जो है वो आपकी होती है 3 लेवल्स के अंदर। और तीनों ही लेवल जो है वो अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसा बच्चा है हम उसके अकॉर्डिंग उस लेवल को यूज करते हैं पढ़ाने के दौरान। काफी सिंपल टॉपिक है ये आपका। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू ही किया है तो ये आपका बेस बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपका बेस बनाते हैं। अगर वो टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए तो फिर आगे वाले जो टॉपिक्स आने वाले हैं आपके चैप्टर के अंदर, वो समझने के लिए आप आसानी से आप समझ पाओगे उन टॉपिक्स को। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग जो आपका बेस बना देगा उस चैप्टर को लेकर। ठीक है, आपका आधार बना देगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। स्मृति स्तर, समझ वाला और चिंतनशील स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये तीनों आपके लेवल्स होते हैं टीचिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? मैच द टाइप ऑफ कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग नेशनल ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑन देयर स्वयं प्लेटफॉर्म्स। यानी कि जो स्वयं के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। अगर आप पेड क्लास के बच्चे हो तो मैंने आपको 9 कोऑर्डिनेटर्स बताए थे स्वयं के। 9 कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो आपसे पूछा है। यहाँ पे 9 तो नहीं दिए हुए हैं, जितने भी दिए हुए हैं उनको आपको उनके कोर्स के साथ में मैच करना है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस या फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन या फिर कथन वाले
वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफी आते हैं। ये क्वेश्चन होते बहुत सिंपल है, बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए। अब स्वयं के अगर आपको वो 9 कोऑर्डिनेटर्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं या फिर बड़े बड़े कथन इसीलिए दिए जाते हैं एग्जाम में ताकि बच्चा उनको पढ़े, उनको देख के डर जाए पहले ही वो, ठीक है, और डर के उसको लगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है और इसका आंसर तो मेरे को आ ही नहीं रहा है। बल्कि जब वो उसको पढ़ेगा ना तो वो सवाल उसको बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन देखने में ही वो उस क्वेश्चन को इतना बड़ा फ्रेम करके देते हैं एनटीए वाले ताकि बच्चे उसको देख के डर जाए और उनसे वो क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो। ये उनकी ट्रिक है बच्चे को डराने की। लेकिन हमको डरना नहीं है, हमको पहले से ही इतनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है हर एक चीज की, ताकि जब भी एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो हमारे पास में सब चीजों का ज्ञान हो कि भाई ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा है कि स्वयं के 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इनका कौन सा कोऑर्डिनेटर जो है वो कौन सा काम करता है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है एनसीईआरटी एंड एनआईओएस, सेकंड है इग्नू, थर्ड है नेपटेल, आईआईएमबी एंड यूजीसी, जो हमारा यूजीसी है ना वो, फिर नेपटेल, आईआईएमबी और सीईसी, ठीक है। तो ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जो आपका इग्नू है, यानी कि जो आपका इग्नू होता है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इग्नू प्रोवाइड करती है आउट ऑफ द स्कूल कोर्सेज, ठीक है, आउट ऑफ द स्कूल कोर्सेज प्रोवाइड करती है आपकी इग्नू। यूजीसी जो है हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपको प्रोवाइड करता है आपको प्रोवाइड करता है पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज, ठीक है। यूजीसी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज। जो सीईसी जो है वो प्रोवाइड करता है आपका अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज, ठीक है। और जो आपका एनआईओएस और एनसीईआरटी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज। तो हमको इसको मैच करना है। एनसीईआरटी और एनआईओएस आपका सेकंड से हो जाएगा, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 2 होगा। इन दोनों को कर दो एलिमिनेट, ठीक है, इन दोनों को कर दो एलिमिनेट। ए का या तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों में ही 2 दिया हुआ है, ठीक है। इग्नू आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 4 होगा। बी का भी ऑप्शन नंबर 4, दोनों में सेम टू सेम दिया हुआ है। अब हमको मैच करना है कि सी वाला सही है या फिर डी वाला सही है, ठीक है। सी क्या बोला है, यूजीसी और सीईसी। तो जो यूजीसी है वो आपके होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और जो आपका सीईसी है वो है आपका अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूजीसी है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि सी का ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर है। सी का ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है। जो आपका सीईसी है वो होता है आपका अंडर ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 9 कोऑर्डिनेटर्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देते थे कि 9 कोऑर्डिनेटर्स है वो कौन कौन से हैं, आपको जमाने हैं। और अब आपसे क्वेश्चन नया तरीके से पूछ लिया गया है कि 9 कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। स्वयं प्रभा के कितने चैनल्स हैं, उन चैनल्स के नाम कितने हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न करने पड़ेंगे इन सब चीजों को, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड फ्रॉम बीसक। स्वयं प्रभा के चैनल कहाँ के हैं, स्वयं प्रभा के जो चैनल है जो कि बीसक से अपलिंक्ड है, वो बीसक जो है वो कहाँ पे है, वो आपका औरंगाबाद में है, हैदराबाद में है, गांधीनगर या फिर बेंगलोर में है, वो आपका गांधीनगर में है। बीसक गांधीनगर से जो आपका स्वयं प्रभा के जो चैनल्स है वो अपलिंक्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कथन वाले सवाल दे दिए। अब सवाल एकदम इजी है, आपका एक मॉडल है टीपैक मॉडल, उस पर सवाल आया है, लेकिन क्योंकि बड़ा बना दिया गया है इसको तो बच्चा इसको देख के पहले ही डर जाएगा। अब सवाल क्या पूछा है, टीपैक यानी कि टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल एंड कंटेंट नॉलेज फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड बाय मिश्र एंड कोहलर इन 2006, यानी कि मिश्र और कोहलर ने 2006 के अंदर टीपैक मॉडल को डेवलप किया था क्या, ठीक है, टीपैक मॉडल को विकसित किया था 2006 के अंदर कोहलर और मिश्र ने। ये पहला कथन है, बिल्कुल सही बात है। 2006 के अंदर आपका जो टीपैक मॉडल है वो आया था। टीपैक की फुल फॉर्म क्या है, टीपैक की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल एंड कंटेंट एनालिसिस या फिर कंटेंट नॉलेज, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल एंड कंटेंट नॉलेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2006 में आया था और दिया किसने था, मिश्र और कोहलर ने ये दिया था। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा क्या पूछा है, टीपैक फ्रेमवर्क कंप्राइजेज ऑफ टोटल 6 कंपोनेंट्स, जो आपका टीपैक मॉडल है उसमें 6 कंपोनेंट यानी कि 6 घटक शामिल है। दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि इसमें 6 घटक नहीं होते हैं, इसमें आपके 3 घटक होते हैं, नाम में ही बताया हुआ है। पहली लाइन में आपको इसका आंसर भी दिख जाएगा। पहली लाइन में क्या बोला है, टेक्नोलॉजी, पेडागोगी और कंटेंट नॉलेज, ये सिर्फ 3 बातें हैं। तो यहाँ पे इस मॉडल में 3 ही घटक है, 3 ही कंपोनेंट है, 6 नहीं है। तो इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है, लेकिन पहला कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि कथन पहला तो सत्य है पर दूसरा जो कथन है वो आपका गलत है, ठीक है।
अगला सवाल क्या पूछा है, इन विच ईयर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड, किस वर्ष में स्वयं प्रभा परियोजना जो है वो आपकी शुरू हुई थी। तो 2017 में स्वयं प्रभा जो है वो आपकी आई थी। ठीक है, 2017 में आपकी स्वयं भी आए थे, 2017 में आपके स्वयं प्रभा भी आए थे। और जो आपका नाड है, ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है नाड, जिसको हम बोलते हैं NAD, नेशनल जो आपका अकेडमिक डिपॉजिटरी है, सॉरी नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी जो है वो भी आपका 2017 में ही आया था। स्वयं, स्वयं प्रभा और नाड, ये तीनों ही आपके 2017 में आए थे। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, DTH टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट, यानी कि स्वयं प्रभा परियोजना के तहत DTH टीवी चैनल कम से कम डैश बार प्रसारित किए जाते हैं। कितनी बार प्रसारित, यानी कि कितनी बार ब्रॉडकास्ट होता है स्वयं प्रभा के जो DTH चैनल्स हैं उनमें जो आपको प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जो प्रोग्राम्स वहां पे ब्रॉडकास्ट होते हैं वो कितनी बार ब्रॉडकास्ट होते हैं। 10 घंटे में, 4 घंटे में, 20 घंटे में या फिर 24 घंटे में। तो 4 घंटे में आपको हर नया कंटेंट जो है वो वहां पे मिलता रहता है और 5 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। ठीक है, तो ये सब भी आपको छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, स्वयं के ऊपर ही है। स्वयं पोर्टल इज फॉर, स्वयं जो पोर्टल है वो किसके लिए है। प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए है। टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री का निःशुल्क प्रसारण करने के लिए है। या फिर बी और सी दोनों ही, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी सही है और सी जो है वो भी सही है। लेकिन फर्स्ट वाला क्या बोला है, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो स्वयं जो है वो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, वो हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए है। ठीक है, उसके एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए है। और दूसरा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री को निःशुल्क प्रसारण करने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही इसका सही आंसर है, यानी कि 4th ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड इन स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा में उपग्रह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी सैटेलाइट है। क्विक वर्ड है, GSAT-15 है ना, लैंड STTM है या फिर कार्टोस्टा है। तो ये आपकी GSAT-15 सैटेलाइट है जो कि स्वयं प्रभा में यूज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, Which among the following is a massive open online course platform created by MHRD, जो आपका MHRD है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, उसने मूक कोर्सेज को डेवलप किया है। इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग आपका मूक कोर्सेज है, यानी कि इनमें से कौन सा वो मूक कोर्सेज है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, उसको क्रिएट किया है। ठीक है, क्या वो प्रथम है, क्या वो स्वयं है, क्या वो फ्यूचर लर्न है या फिर वो स्वयं प्रभा है। तो स्वयं ऐसा कोर्स है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने डेवलप किया है, क्रिएट किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमने जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी पढ़ी थी जहाँ पे उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर के कुछ चरण बताए हैं, उन चरणों को हमको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिगम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान हमको करनी है, सही क्रम में उसको जमाना है। नॉलेज दिया हुआ है, एप्लीकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है एंड सिंथेसिस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका, सबसे पहले आता है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान। बच्चे को किसी भी चीज का ज्ञान होना चाहिए, टीचर सबसे पहले बच्चे को ज्ञान देगा, फिर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डालेगा, यानी कि फिर वो चीज का ज्ञान देने के बाद में वो उस चीज को समझाएगा, फिर वो बच्चा क्या करेगा, उसका अनुप्रयोग यानी कि उस चीज का एप्लीकेशन करेगा अपनी लाइफ में, उसको अप्लाई करके सीखेगा, फिर वो उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करेगा, उस चीज को छोटे छोटे भागों में बांट के और फिर उसको सीखने की कोशिश करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, और फिर होता है आपका संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। तो विश्लेषण और संश्लेषण में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। एनालिसिस होता है जब हम किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और फिर उसको सीखने की कोशिश करते हैं, वो होता है एनालिसिस। सिंथेसिस इसका उल्टा होता है, जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को एक करके और फिर उसको सीखने की कोशिश करते हैं, वो होता है आपका सिंथेसिस। तो एनालिसिस क्या है, कोई चीज है जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सिंथेसिस कोई छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको हम एक साथ में लाकर एक पूरी बड़ी चीज बनाकर और फिर उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे चरण कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले आता है आपका नॉलेज, फिर आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग, फिर आएगा आपका एप्लीकेशन, फिर आएगा आपका एनालिसिस 4th, और फिर आएगा आपका 5th में सिंथेसिस, यानी कि 1 3 2 4 5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। कौन से इनमें से इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर्स है वो आपको बताने हैं। हमारे पास में दो टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपके पास में हेल्पिंग बिहेवियर और एक आते हैं आपके पास में की बिहेवियर्स। ठीक है, एक आते हैं की बिहेवियर्स, एक होते हैं हेल्पिंग बिहेवियर्स। तो आपसे पूछा है कि जो की बिहेवियर्स है ना, जिससे टीचिंग जो है वो आपकी इफेक्टिव यानी कि प्रभावी बन सकती है, तो वो कौन से आपके की बिहेवियर्स हैं जिनसे टीचिंग आपकी प्रभावी बन सकती है। तो सबसे पहला है लेसन क्लैरिटी, फिर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, फिर है आपका यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, फिर है एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस और फिर है आपका स्ट्रक्चरिंग। तो इनमें से कौन सा आपका की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। तो इनमें से की बिहेवियर आपका लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए, या इससे आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बनती है, प्रभावी बनती है। ठीक है, फिर अगला है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी कि अनुदेशात्मक विविधता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि जब भी टीचर इंस्ट्रक्शन देगा बच्चों को तो वो वैरायटी ऑफ चीज़ों का यूज़ करे, ताकि बच्चे जो है वो क्रिएटिविटी उनमें बनी रहे और क्रिएटिव तरीके से वो चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, फिर है आपका एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता रहना। ठीक है, यानी कि बच्चे को एंगेज्ड रखना, लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को बिजी रखना, कुछ ना कुछ उससे काम करवाते रहना। उसको होमवर्क दे दो, उसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दो, कोई पेपर उसको रीड करने के लिए दे दो, कुछ भी पढ़ने के लिए दे दो, लेकिन बच्चे को बिजी रखो पढ़ाई करने में, लर्निंग प्रोसेस में बिजी रखो। तो ये तीनों ही जो है वो आपके की बिहेवियर आते हैं इफेक्टिव टीचिंग के। अब आप पूछोगे मैम ये थर्ड वाला और ये फिफ्थ वाला क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड और फिफ्थ जो है वो आपका की बिहेवियर नहीं है, वो आपका हेल्पिंग बिहेवियर है। मैंने बताया था कुछ तो होते हैं हेल्पिंग बिहेवियर, कुछ होते हैं की बिहेवियर। ठीक है, हेल्पिंग बिहेवियर ऐसी चीजें होती है जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी चीजों को अच्छी बना सकते हैं, हमारी टीचिंग को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन वो चीजें हम बच्चों से करवाते हैं। वो हेल्पिंग बिहेवियर है जो हमारी टीचिंग में हेल्प करते हैं हमको। ठीक है, ये की बिहेवियर है जो टीचर को करने ही चाहिए अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए। तो यहाँ पे पूछा था की बिहेवियर, ना कि हेल्पिंग बिहेवियर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 5 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 को हटा दो और 5 को भी हटा दो, तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 एंड 4 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर होते क्या है। ठीक है, यानी कि प्रभावी के है ना, प्रभावी शिक्षण के 5 प्रमुख व्यवहार कौन से हैं और सहायक व्यवहार कौन से हैं वो हम समझते हैं। आपके 5 की बिहेवियर्स होते हैं और 5 ही आपके हेल्पिंग बिहेवियर्स होते हैं। ये आपको लर्न कर लेने, क्योंकि ये लर्न हो जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आएगा आप इन चारों में से, इन पांचों में से देख के उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर्स कौन से हैं, ऐसे बिहेवियर जिनसे आपकी टीचिंग जो है वो प्रभावी बनती है, इफेक्टिव बनती है। सबसे पहला है लेसन क्लैरिटी, टीचर को लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, जब भी टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो वैरायटी ऑफ चीजों का यूज करे, अलग अलग चीजों का यूज करे, ताकि क्रिएटिविटी जो है वो क्लास में बनी रहे। ठीक है, फिर है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, टीचर टास्क ओरिएंटेशन क्या होता है, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन, क्लास में डिस्ट्रैक्शन जो है, बच्चों का ध्यान जो है वो कम से कम भटके, ऐसा टीचर को करना है। ठीक है, फोर्थ है एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ये हमने देखा था अभी, ये इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी देखा था और लेसन क्लैरिटी भी देखा था, इसीलिए इसका आंसर जो है वो तीनों हुए थे। अब आपको समझ में आ गई। फोर्थ वाला क्या बोला है, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, टीचर को बच्चे को हमेशा लर्निंग के अंदर बिजी रखना है, एंगेज्ड रखना है, और स्टूडेंट सक्सेस रेशियो। ठीक है, ये पांचों जो है वो होते हैं आपके इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर्स। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, पाठ स्पष्टता, लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए, अनुदेशात्मक विविधता होनी चाहिए, जब भी आप बच्चे को जब भी आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दोगे तो उसमें वैरायटी ऑफ चीजों का यूज करो। ठीक है, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, ठीक है, यानी कि न्यूनतम व्याकुलता, न्यूनतम डिस्ट्रैक्शन आपका होना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया में संलग्नता होनी चाहिए और छात्रों का सफलता दर। ये पांचों होते हैं आपके इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर्स। 5 है आपके पास में हेल्पिंग बिहेवियर्स, वो कौन से हैं, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, बच्चों के आइडियाज को यूज करना। ठीक है, बच्चे कुछ अगर आपको बता रहे हैं तो बच्चों को बोलना कि भाई और इसके बारे में बताओ। तो ये क्या है, आपके हेल्पिंग बिहेवियर जो आपकी टीचिंग को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरिंग है, स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग होता है आपका संरचना, यानी कि जब भी आप चीजों को पढ़ा रहे हो तो आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बच्चे को पढ़ाओ। ऐसे नहीं कि आप पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो फिर कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ा रहे हो, नहीं, एक स्ट्रक्चर बना लो, एक ढांचा बना लो और उस स्ट्रक्चर के फॉर्म में बच्चे को पढ़ाओ। क्वेश्चनिंग, बच्चे से बार बार सवाल करते रहो,
प्रोबिंग यानी कि जांच करना, बच्चे को चेक करते रहो कि उसको चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रही है। और टीचर्स अफेक्ट यानी कि शिक्षक का प्रभाव, बच्चे और टीचर के बीच में जो रैपोर्ट हमने देखा था ना, संबंध किस तरीके से बना सकते हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा संबंध है वो। शिक्षक का प्रभाव यानी कि यही मतलब है टीचर्स अफेक्ट यानी कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। ये 5 होते हैं आपके पास में हेल्पिंग बिहेवियर, और ये 5 है आपके पास में की बिहेवियर्स। ये आपको लर्न होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हिंदी में भी आपके स्लाइड आपके लगा दिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। थैंक यू।